अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, जिसमें हम पढ़ेंगे मजमून, जिसे इंग्लिश में एस्से और हिंदी में इसी को निबंध बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मजमून रहने वाला है 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे यूपी बोर्ड उर्दू का, तो आप पाएंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कई सारे उन्वानात दिए जाते हैं, लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ एक होता है। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट लगते हैं ये टॉपिक, ये उन्वान। लेकिन अगर आपको इनके अलावा कोई और सा उन्वान ऐसा लगे कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप उसे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे उन्वानात पर पहले ही हाई स्कूल के लिए वीडियो बनाई हुई है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो देख सकते हैं। लेकिन ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो जिसमें हम पढ़ेंगे ताजमहल, कंप्यूटर, बरसात का मौसम और इलेक्शन। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है, तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो कि बहुत खूबसूरत है और ये मोहब्बत करने वालों की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। तारीखी इमारतों को लेकर हिंदुस्तान में जो शहर मशहूर हैं, यानी कि फेमस हैं, उनमें आगरा एक ऐसा शहर है जो सयाहों जिसे इंग्लिश में टूरिस्ट बोलते हैं और हिंदी में इसी को पर्यटक बोलते हैं, यानी जो घूमते फिरते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा कशिश का बाइस है। ताजमहल, मोती मस्जिद, लाल किला और फतेहपुर सीकरी वगैरह यहाँ के काबिले दीद इमारतें हैं। यहाँ यानी कि आगरा के, जो कि हिंदुस्तान में है, दिल्ली के आगरा में है। ताजमहल दुनिया की खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसको देखने दूर दराज से सयाह आते हैं, यानी पर्यटक आते हैं। ये दुनिया के अजायबात में से एक है। दुनिया में कितने अजायबात हैं? तो दुनिया में 7 अजायबात हैं। तो उनमें से एक ताजमहल भी है, जो कि हमारे हिंदुस्तान में है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। वो अपनी बेगम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बेगम की ख्वाहिश थी कि उनके इंतकाल के बाद, यानी उनके मरने के बाद, एक ऐसी इमारत बनवाई जाए जो दोनों की मोहब्बत की निशानी हो। इसके बाद आगे लिखिए, क्योंकि 6 नंबरों का बात है, तो 6 नंबर में थोड़ा और लिखना होगा। तो ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे। तो ऐसा नहीं था कि वो जिंदा थी तभी इसको बनाना शुरू कर दिया गया था, ऐसा नहीं था, बल्कि जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको अलग दफनाया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक संदूक के अंदर करके दफनाया गया। लेकिन जब ताजमहल पूरी तरह से बन गया तो फिर उनको वहां पर लाया गया ताजमहल के अंदर। तो ये 22 साल लगे ताजमहल को बनवाने में, और तकरीबन 22 करोड़ रुपए इसके बनाने पर खर्च हुए। ये तब की बात है जब मुगल शहंशाह यहाँ रहते थे। तो आज के तो ये बहुत ज्यादा रुपए हो गए। ये उस जमाने की बात हो रही है कि 22 करोड़ रुपए इसके बनाने पर खर्च हुए। इस इमारत को बने कई 100 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही नजर आती है। लेकिन मोहब्बत की ये निशानी आज तक जिंदा व जावेद है। यूं तो ताजमहल की खूबसूरती को हर रोज देखा जा सकता है, लेकिन 14वीं के चांद की रात को सैकड़ों सयाह मुल्क और बैरून मुल्क से ये मंजर देखने के लिए यहाँ आते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं जाते, बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग यहाँ पर इस ताजमहल को देखने आते हैं। इस रात चांदनी पूरी तरह शबाब पर होता है। फजा बहुत दिलफरेब होती है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और चांदनी संगमरमर से बने ताजमहल को ऐसा नूरानी बना देती है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ताजमहल के दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी हैं। इसके अलावा भी नक्काशी की होती है जो बहुत खूबसूरत है। कुल मिलाकर ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसका कोई जवाब नहीं।
اس کے بعد اگلا آتا ہے ہمارا دوسرا ٹاپک جو کہ ہے کمپیوٹر. یہ کافی امپورٹنٹ ہے. کمپیوٹر میں آپ لکھیے کہ کمپیوٹر ایک ایسا مشینی دماغ ہے جس میں مختلف قسم کے ضابطوں کو ایک ہی پروگرام کے تحت پہلے ہی اس میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کی بنیاد پر کمپیوٹر مختصر سے وقت میں یعنی بہت ہی تھوڑے سے وقت میں شمار کر کے حقائق کو پیش کر دیتا ہے، حاضر کر دیتا ہے. جس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے انسان کو کئی دن لگ جاتے ہیں، اسی کام کو کمپیوٹر منٹوں میں حل کر دیتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتا ہے، جو انسان نہیں کر سکتا. کمپیوٹر کا مرکزی دماغ اپنے سارے کام 2 حصوں یا اشاروں کے حسابی زبان میں کرتا ہے. الفاظ کو بھی اشاروں کی اس مشینی زبان میں بدلا جا سکتا ہے. اس طرح اب الفاظ یا اسباغ کو یہاں تک کہ کتابوں اور فائلوں کو بھی کمپیوٹر کے یادداشت کے ذخیرے میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے، سیو کیا جا سکتا ہے، اور اس محفوظ کیے گئے مواد کو یعنی کانٹینٹ کو کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق چھپایا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے لکھیے کہ کمپیوٹر کے ذریعے سائنس کی تحقیقات اور تجربات میں بھی مدد لی جاتی ہے. خلائی سائنس کے میدان میں کمپیوٹر نے انقلاب پیدا کر دیا ہے. ان کے ذریعے خلا کے کیے وسیع پیمانے پر تصاویر اتاری جا رہی ہے اور ان تصاویر کا تجزیہ کمپیوٹروں کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اور انسانی دماغ میں کون بہتر ہے، یعنی انسانی دماغ بہتر ہے یا پھر کمپیوٹر، کیونکہ یہ انسانی دماغ سے بھی زیادہ فاسٹ کام کر دیتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر کو انسانی دماغ نے بنایا، لیکن اس کو بنایا تو انسانی دماغ ہی نے ہے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انسانی دماغ کو اللہ رب العزت نے بنایا، یعنی سب سے زیادہ تو کون ہے بہتر؟ تو وہ تو اللہ رب العزت ہے، کیونکہ اس نے انسانی دماغ کو بنایا اور انسانی دماغ نے ہی کمپیوٹر کو بنایا. لہٰذا کمپیوٹر انسانی عقل سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ انسانی جذبات و احساسات سے پرے محض ایک مشین ہے، اور یہ مشین صرف وہی کام کر سکتی ہے جس کے لیے اسے ہدایت دی گئی ہو. وہ کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں لے سکتا اور نہ کوئی نئی بات سوچ سکتا ہے. ہندوستان میں جس تیزی سے کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر کمپیوٹر کے حوالے کرنے کے لیے مجبور کیے جا رہے ہیں، یعنی ہر کام ہم کمپیوٹر پہ ہی چھوڑ رہے ہیں، اسی کے ذریعے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، کوئی سا بھی کام ہو. دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر 19ویں صدی کے شروعاتی دور میں بنایا گیا تھا. اس کے بنانے والے ایک انگریز جن کا نام چارلس باویج تھا. تو انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر بنایا تھا. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا برسات کا موسم. تو برسات کے موسم جو ہے اس میں آپ کیسے لکھیں گے تو اس میں آپ لکھیے کہ گرمیوں کے اختتام پر، یعنی گرمیاں جب ختم ہونے لگتی ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے، اختتام پر موسم برسات شروع ہوتا ہے، یعنی جب گرمیاں ختم ہونے لگتی ہیں تبھی ہمارا موسم برسات آتا ہے. مئی جون میں گرمی کی سختی سے جب انسان تنگ آ جاتا ہے تو خدا کی رحمت اپنی جوش میں آتی ہے اور بارش پڑنا شروع ہو جاتی ہے. بارش کے پڑنے سے گرمی میں کمی آ جاتی ہے اور انسان و حیوان دونوں راحت کی سانس لیتے ہیں. ہندوستان میں 75% زمین پر کاشتکاری کی جاتی ہے. کاشتکاری کہتے ہیں یعنی کہ جو کسانی ہوتی ہے، جو کھیتی کی جاتی ہے اس کو. تو 75% لوگ یہاں پر کھیتی کرتے ہیں. لہٰذا برسات کا موسم شروع ہوتے ہی کاشتکار یعنی کہ کسان زمین کی جتائی اور بوائی شروع کرتے ہیں. اس موقع پر بارش کھیتی باڑی کے لیے ایک دوا کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اچھی فصل کا دار و مدار خدا کے فضل سے بارش پر ہی ہوتا ہے. اس کے بعد آگے لکھیے کہ 15 جون یا 1 جولائی سے آسمان پر مانسون کی شکل میں بادل دکھائی دیتے ہیں. یہ اس طرف اڑتے ہیں جدھر ہوا انہیں لے جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں جا کر برس جاتے ہیں، یعنی بارش شروع ہو جاتی ہے. برسات کا یہ نظارہ دید کے قابل ہوتے ہیں. کالی کالی گھٹائیں آسمان پر چھاتی ہیں، پھر ان گھٹاؤں سے بارش ہوتی ہے. بارش کے پانی سے انسان، چرند اور پرند
खूब नहाते हैं, यानी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसान के साथ साथ जो जानवर होते हैं, जो परिंदे होते हैं, वो सब नहाते हैं, खूब नहाते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। बरसात का मौसम जहाँ एक तरफ हमारे लिए फायदेमंद है, वहीं इस मौसम के आने के बाद खूब बारिश पड़ती है, जिससे नदियों में पानी की सतह बढ़ जाती है। नतीजा के तौर पर सैलाब आते हैं, सैलाब यानी कि बाढ़ आ जाते हैं, जिनसे हजारों घर बार तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हिंदुस्तान में असम, बंगाल और बिहार वगैरह में बहुत सैलाब आते हैं। सैलाब की वजह से लाखों एकड़ जमीन भी काश्त के काबिल नहीं रहती, यानी खेती करने के काबिल नहीं होती, उसमें पानी पूरा भर जाता है और फसलें तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इस नुकसान के मुकाबले अगर फायदा को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बरसात का मौसम हमारे लिए फायदेमंद ज्यादा है, यानी नुकसान भी होता है लेकिन फायदा इससे ज्यादा पहुंचता है। इसके बाद अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन। तो इलेक्शन के बारे में आप लिखिए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान एक बड़ा और जमहूरी मुल्क है। इसमें कई सतह पर इलेक्शन कराए जाते हैं। गांव पंचायत से लेकर म्युनिसिपल बोर्ड यानी कि जो नगर निगम बोर्ड होता है उसके तहत असेंबली कहते हैं विधानसभा को, और पार्लियामेंट कहते हैं संसद को, तक इलेक्शन इस मुल्क में होते हैं। इस मुल्क के आइन के मुताबिक यानी इस मुल्क के संविधान के मुताबिक हिंदुस्तान के हर बालिग शहरी को, ख्वाह वो तालीम याफ्ता हो या नहीं, सभी को वोट डालने का हक है। हर बालिग यानी जो 18 साल के ऊपर है, 18 साल का है, तो वो वोट डाल सकता है, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, वोट सभी डाल सकते हैं। हिंदुस्तान 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था और 1950 से ये एक जमहूरी मुल्क है। तब से आज तक कई सतहों पर न जाने कितने इंतखाबात हो चुके हैं, यानी कितने इलेक्शन हो चुके हैं। इन इंतखाबात को कराने के लिए हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन बनाया है, जो मुल्क भर के इंतखाबात कराने की निगरानी करता है, यानी देखभाल करता है। इस कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। मुल्क भर के सियासी पार्टियां इस कमीशन की इजाजत पर ही अपने अपने नुमाइंदों को इंतखाब के लिए मैदान में उतारती हैं, यानी लड़ने के लिए अपने अपने नुमाइंदे तय करते हैं। अपने जो चेहरे उनके होते हैं वो कमीशन जो होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो ही इसको तय करती है। हिंदुस्तान में मुतअद्दिद सियासी पार्टियां हैं, यानी बहुत सारी पार्टियां हैं। कुछ कौमी सतह पर यानी कुछ राष्ट्रीय सतह पर हैं, तो कुछ सूबाई या इलाकाई शिनाख्त रखती हैं। कांग्रेस और बीजेपी, जो बीजेपी है आजकल यही चल रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी तो इस मुल्क के बड़ी पार्टियां हैं। इसके बाद आगे लिखिए कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी यूपी की है और डीएमके तमिलनाडु इस मुल्क के कुछ इलाकाई पार्टियां हैं। हमारे मुल्क में हर बालिग शहरी को वोट डालने का हक दिया गया है। जिन लोगों की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होती है, उन्हें वोट डालने का हक है, यानी अपना नुमाइंदा चुनने का हक है, अधिकार है। अवाम के जरिया दी गई राय में अल्लाह ने किस कदर ताकत रखी है, इसके गवाह गुज़िश्ता कई सालों के इलेक्शन हैं, जिनके तहत मरकजी व सूबाई हुकूमतें बनती और बिगड़ती रही हैं। हुकूमतें और उनके जिम्मेदार जब तक अवाम की मंशा के मुताबिक काम करते हैं, यानी जैसा अवाम चाहती है वैसा काम करते हैं, तब तक तो वो कायम रहते हैं, यानी वो टिके रहते हैं। जो हुकूमतें यानी जो सरकार बन जाती हैं और अपनी मनमानी करती हैं, तो वो जल्दी जवाल पजेद हो जाती हैं, यानी जल्दी ही वो हार जाती हैं। अवाम के जरिया मुंतखब किए गए नुमाइंदों को अवाम की खिदमत के जज्बा से काम करना चाहिए। महज अपने मुफादात और इक़्तिदार हासिल करने का जज्बा अवाम के साथ एक खुला मजाक है, जिससे अवामी नुमाइंदों को गुरेज करना चाहिए, यानी कि बचना चाहिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि हमें मजमून जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, ताजमहल के बारे में जाना, कंप्यूटर के बारे में जाना, बरसात का मौसम है ये कैसा होता है, इस पर हमको मजमून कैसे लिखना है ये सीखा। इसके साथ साथ ये भी जाना कि इलेक्शन, अगर इस टॉपिक को दिया जाए एग्जाम में कि इस पर आप मजमून लिखें तो हम कैसे लिखें। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री
ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए, उर्दू के रूप में अगर लिया हुआ है तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।